निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अमित शाह का वाराणसी दौरा कल। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में होंगे शामिल। काशी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं निकाय पर मंथन। निकाय चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी पूरी तरह से तैयार, जनता के बीच जाने से डरा विपक्ष रच रहा है चुनाव टालने की साजिश। निकाय चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारी। सोनभद्र में उषा चौबे को किया महिला कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। यूपी में गोंड समुदाय को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव वाला बिल राज्यसभा में पेश। लोकसभा से मिल चुकी है मंजूरी। अब्दुल्ला आजम का उभरा दर्द, ट्वीट करके लिखा, बड़ा बदनसीब हूं, एक सच को सच साबित न कर सका। मेरा सच कमजोर था, हार गया। प्रयागराज में एसपी एमएलए पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कोर्ट के समन पर नहीं पेश हुई थी पूजा। 16 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई। अतीक के खिलाफ केस में गवाह है पूजा। अयोध्या पहुंची यूपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता बृजलाल खाबरी ने निकाय चुनाव की तैयारी की कही बात, बीजेपी पर साधा निशाना। निरहुआ ने अहीर रेजिमेंट की उठाई मांग। लोकसभा में 0R के दौरान उठाया मुद्दा। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फिर की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी को कंडाली का शॉल पहनाने को हरीश रावत ने बताया अच्छी बात। राज्य में ऊन की प्रोसेसिंग यूनिट को चमकाने की विधि नसीहत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। तो योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए कमर कस रखी। आज बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार को कोर्ट से 10 साल की सजा हुई है। 26 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। योगी सरकार में माफिया पर एक्शन। मुख्तार गैंग के 282 सदस्यों पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई 126 कार्रवाई, तो गुंडा एक्ट के तहत कुल 66 कार्रवाई अभी तक की जा चुकी हैं यूपी के अंदर। मुख्तार के 5 सहयोगियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। करीब 290 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, तो करीब 283 करोड़ की संपत्ति को नेस्तनाबूद किया गया है। शुरू करते हैं इस पर डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तार और उसके गुर्गे को 10 साल की सजा। मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, उसमें भीम सिंह भी, उसको भी सजा मिली है, जिनका पूरा सहयोगी है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सजा सुनकर रो पड़ा मुख्तार अंसारी। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ईडी के इसी कार्यालय में मौजूद था और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कराई गई। 10 साल की सजा और 5 लाख की जुर्माने की सजा सुनने के बाद उसकी आंखें भर आई और वो फपक कर रो पड़ा और उसने अफसरों से पानी मांगा। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुख्तार। न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसका हम सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मुख्तार की सजा पर सियासी घमासान। कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इससे पहले होती नहीं थी, अब हो रही है। तो इस प्रकार के जो भी अपराधी हैं उनको सजाएं हो रही हैं, वो जेल में बंद हैं। उनके जो गलत काम थे, अवैध काम थे, गुंडागर्दी के काम थे, उनके ऊपर एक बंदिश अब योगी जी की सरकार ने लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करनी चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दुराचारियों के मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए। न्यायालय ने अगर उनको सजा दिया है तो पूरी तरीके से तथ्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, तो अब उसमें ये कहना कि न्यायालय ने गलत किया है, ये अन्याय हो जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि यूपी में माफिया का सफाया या निशाने पर एक धर्म विशेष।
चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, गौरव छाछड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता, बीएसपी नेता विजय मिश्रा हमारे साथ हैं और ओपी सिंह पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू करें उससे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क। सबसे पहले हम रुख करते हैं अनिला सिंह का। अनिला जी, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ये की गई कि योगी राज में जो पुराने अपराध हैं या जो पुराने कारनामे हैं वो खुलेंगे भी, मजबूत पैरवी के साथ अंजाम तक पहुंचेंगे भी। कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही खौफ क्यों ना हो, लेकिन यदि कुछ किया है तो सरकार उसको अंजाम तक पहुंचाएगी कानूनी रूप से। 30 सेकंड। मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहला चाबुक जो है किस पर चला अपराध और अपराधीकरण और ऐसे माफिया राज को फैलाने वाले लोगों के ऊपर। दहशत में आ गए लोग, जानने लगे कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही हूँ, आंकड़े अपने आप में कह रहे हैं। पूरा भारतवर्ष का हर एक राज्य आज कोशिश कर रहा है कि उसी प्रकार की गवर्नेंस दे सके, क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, जैसे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। 30 सेकंड पूरे अनिला जी, लौटेंगे आपके पास। रुक गौरव छाछड़ा का करते हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। गौरव छाछड़ा जी बताइए, ये जो लिस्ट है लंबी चौड़ी, एक एक करके माफियाओं की काली संपत्ति ध्वस्त हो रही है, कानूनी लड़ाई तेजी से अंजाम तक पहुंच रही है और उसका क्रेडिट योगी सरकार ले रही है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम मजबूत पैरवी करते हैं, हमारे यहाँ गवाह ना तो मुकरते हैं, ना भागते हैं, ना उन पे हमले होते हैं और इसीलिए 26-26 साल पुराने मामले देखिए अंजाम तक पहुंच रहे हैं। 30 सेकंड। सरकार जिसकी भी हो पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों का कोई भी औचित्य नहीं, कोई भी स्थान नहीं है हिंदुस्तान में। जितने भी आपराधिक गतिविधियों से लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी आपराधिक मामले हैं, गैंगस्टर एक्ट हैं, गुंडे लोग हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। और न्यायालय पे भी हमको भी भरोसा, सबको ही भरोसा है, सज़ा होने के लिए न्यायालय के हम सब साथ में हैं कि जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं, जितने भी गुंडे लोग हैं, सबको हिंदुस्तान में सज़ा होने का प्रावधान और सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है गौरव जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखे। अब रुख करते हैं प्रियंका गुप्ता जी का। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। 30 सेकंड। योगी सरकार क्या सख्त संदेश पहुंचाने में कामयाब हुई है और क्या इसी बात का फायदा उनको चुनावों में मिलता है कि वाकई धर्म कोई हो, जाति कोई भी हो, कोई कितना भी दुर्जन क्यों ना हो, यदि कारनामा किया है तो सजा के अंजाम तक वो पहुंचेगा? आस्था जी, जैसा कि आपने बताया कि ये कोर्ट का फैसला है और सारे अपराधियों को जेल के पीछे होना चाहिए, परंतु क्या अजय मिश्रा टेनी पीछे है सलाखों के? क्या उनके बेटे जो है, जिन्होंने 6-6, 8-8 जो है उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम है, क्या अभी भी अपने पद पर बने रहने की उनकी क्वालिटी है? पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में नकल माफिया नहीं रह गए, भू माफिया नहीं रह गए, खनन माफिया नहीं रह गए? आप देखिए किस तरह से जो है एक वीसी जो है अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप अपराध की बात कर रहे हैं तो अपराध की कैटेगरी मत डिसाइड करिए, अपराध को एक चश्मे से देखिए। ठीक है प्रियंका जी, लौटेंगे आपके पास, विस्तार से बात सुनेंगे। रुक करते हैं विजय मिश्रा जी, नेता बीएसपी हमारे साथ है। 30 सेकंड में विजय मिश्रा जी, बहन जी भी सख्त प्रशासन के लिए जानी जाती थी, आप लोगों का भी दावा था कि क्राइम कंट्रोल हुआ, अपराधी खौफ करते थे, तो बहन जी के कार्यकाल और योगी सरकार के कार्यकाल में किस तरह का फर्क या समानता? अक्का जी, मैं सबसे पहले न्यायपालिका को धन्यवाद दूंगा और दूसरी बात, ये सरकार जो आज अपने ऊपर ये पूरा ले रही है कि योगी सरकार में न्याय मिल रहा है, ऐसा नहीं। अभी आपके चैनल में देख रहा था, बागेश्वर में खनन माफिया पूरी तरह वहां खनन कर रहे हैं। अरे अपराध कम होने का मतलब होता है आदमी सुरक्षित हो। अगर कोई अपराधी जेल में है उसे सजा तो मिलनी ही है। हमें अपने न्यायालय पे विश्वास है, हमें अपने न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। जिस दिन हमारी न्याय व्यवस्था डगमगा जाएगी, उसके अपराधी जेल में नहीं बाहर टहलेंगे। और कानून व्यवस्था की बात है, वो बहन जी ने जो परपाटी डाल दी है, वो परपाटी तक चली आ रही है, उसी का अनुसरण करके 30 सेकंड पूरे। रुक करते हैं ओपी सिंह जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। सर, 26-26 साल क्यों लग गए इतने पुराने मामले को अंजाम तक पहुंचने में? सरकारें आई या गई, क्या कारण हो सकता है? क्या मजबूत पैरवी नहीं थी या राजनीतिक कारण होते हैं? इतना लंबा अरसा आखिर क्यों लग जाता है, वो भी गैंगस्टर जैसे मामलों में, जिनको तो जितनी जल्दी हो सके अंजाम तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। गैंगस्टर्स के मामले में या पेटी क्रिमिनल्स के मामले में भी न्यायिक व्यवस्था में देरी बहुत जरूरी हो गई थी और इस तरह से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी जो सफलता इस
प्रेजेंट सरकार की रही है वो ये रही है कि चार्जेस जो है वो फ्रेम होने लगे हैं। प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है, अपनी पैरवी इस तरह से कर रहा है कि जैसे मुख्तार अंसारी का ही आप केस ले लें, अभी 2-3 महीने पहले उसे 2 केसेस में सजा मिली है। एक में 7 साल की सजा और दूसरे में भी संभवतः 7 या 5 साल की सजा मिली। दोनों केसेस जो हैं वो कन्विक्ट हुए उनके लिए। आज का जो केस हुआ उसमें भी कन्विक्शंस हुआ। इन सब चीजों में मैं जो सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो ये है कि चार्जेस फ्रेम करने में बहुत टाइम लग रहा था और उसका सबसे बड़ा कारण था कि जितने भी माफिया थे और जो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स थे वो किसी न किसी तरीके से न्यायिक व्यवस्था को चकमा देकर एक केस से दूसरे केस से तीसरे केस में जा जाकर वो अपने चार्जेस को फ्रेम नहीं होने दे रहे थे। इस वर्ष योगी सरकार ने जो सबसे अच्छी चीज की वो ये था कि उन्होंने एक अभियान के तौर पे इसको लिया कि हम किस प्रकार विभिन्न मामलों में और खासकर माफियाओं के मामले में हम चार्जेस फ्रेम कराकर उनका ट्रायल शुरू करें। और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल्स जो हैं उनकी सजाएं जो हैं। जी का गौरव चाचा जी, आपने ओपी सिंह जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने इसको एक मुहिम की तरह लिया है कि चार्जेस फ्रेम भी जल्दी होंगे, मजबूती से पैरवी की जाएगी और जल्द से जल्द इन मामलों को न्यायालय के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको लग रहा है कि इससे वाकई एक समाज में सख्त संदेश जाता है और जब चुनाव होते हैं तो इसी चीज को उपलब्धि के तौर पर सरकार रखती है और महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, इसीलिए महिलाओं के वोट भाजपा को मिलते हैं। देखिए, सरकार अपना इसी बिना मतलब से अपना गुणगान ना करे तो न्यायालय का फैसला है जो सर्वोपरि है, सबको जाना जाता है, सब उसका मान सम्मान करेंगे। अगर सरकार अपना इतना गुणगान कर रही है तो अजय मिश्र टेनी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अजय मिश्र टेनी के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या कर दी थी, वो गाड़ी किसके नाम थी? यूपी 31 AS 1000 नंबर किसके नाम था? अजय मिश्र टेनी के नाम था। उसका इंश्योरेंस तक भी नहीं था और एक भी FIR अजय मिश्र पे उस केस पे लॉन्च नहीं हुई। हालांकि FIR होके उसका पद भी छिन जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। तो डोजर जो चलता है, जो अपनी कार्रवाइयाँ होती हैं तो अपने खिलाफ भी होनी चाहिए। इसको हम सर्वोपरि माने, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, कोर्ट का आदेश माना जाएगा और बिना मतलब से भाजपा सरकार इसका श्रेय ना ले। ठीक है, अनिला सिंह जी इस बात का जवाब दीजिए, सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है? लड़ाई न्यायालय में चल रही है, कोर्ट ने आदेश दिया है और विपक्ष यही कह रहा है कि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया, भाजपा सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो इसको, ये जो रोपड़ जेल में चला गया था, कांग्रेस पार्टी जो उसको VIP की तरह वहां पे रखे हुए थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में आई योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो उसके जो गिरेबान पकड़कर खींचकर वापस लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। बीएसपी का तो ये नेता रहा है, कितनी बार चुनाव जितवाया बीएसपी ने। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे बीएसपी की बात कर ले, गुंडा राज इन लोगों के यहाँ रहा है। इनका केवल और केवल एक लक्ष्य हुआ करता था कि साम दाम दंड भेद गुंडा माफिया कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, आगे बढ़े, हमें चुनाव जितवाए और तुम्हें जितना लूटना है लूटो, जितने मर्डर्स करने हैं मर्डर्स करो। ये सपा बसपा थी। भारतीय जनता पार्टी जो रिपीट हुई है 2022 के चुनाव में और भारी मतों से रिपीट हुई है, ऐसे ही हो गई है। लोगों ने अपना विश्वास जताया है। रोपड़ जेल में क्या कर रहे थे? ये आने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुनने को तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पे एक VIP की तरह इनको रखा गया था साहब को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गैंगस्टर है जिसके ऊपर 302, 307 के भी मुकदमे चल रहे हैं। माफिया राज इसका जबरदस्त है। ये योगी सरकार है। ये जो बात आपने उठाई है रोपड़ जेल की, इस पर जवाब प्रियंका गुप्ता से लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी बताइए, कहा यही गया कि बीजेपी शासित राज्य से भाग करके कांग्रेस शासित राज्य में शरण ली, जहां पर मुख्तार के वकील की फीस देने के नाम पर 60 लाख रुपए का बिल, उसको वहां रखने के नाम पे तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और ऐसा कोई ऑर्गन नहीं था जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में ना लगाई गई, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट तक लगा दी गई। आरोप यही लगा कि कांग्रेस ने अपने राज्य में मुख्तार को रख के उसको VIP सुविधाएं दी और यूपी आने से रोकने के हर हथकंडे में साथ दिया कानूनी रूप से। अनिला जी को अभी एक वीडियो सर्च करनी चाहिए गूगल पे जाके कि उत्तर प्रदेश में जो जेल है उसका क्या हाल है। वहां पे आपको असलहे में भी मिलेंगे, असलहे लहराते हुए मिलेंगे और उसके साथ में वो काजू किशमिश खाते हुए लोग मिलेंगे। तो ये वीडियो जाके आप सर्च कर लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का है, कहीं और का नहीं है। और आप पुलिस की व्यवस्था बता रही हैं। अभी कल की बात है, एक युवा को पुलिस कस्टडी में उसका मर्डर हुआ, उसके ऊपर 22 चोटों के निशान थे। आप बात कर रहे हैं अपराध और अपराधियों की,
यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बना हुआ है और पुलिस कस्टडी में मौत एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का। आप किस व्यवस्था की और किस कानून की बात कर रहे हैं? प्रियंका जी, मुख्तार पर क्यों नहीं जवाब दे रही हैं आप? पंजाब में भी वो जेल में था हाँ। और आज भी वो जेल में है, इसमें क्या डिफरेंस है भाई? हमने उसको कोई डिफरेंस बता रही है ना अनिला सिंह, वो कह रही है कि वहां पर वीवीआईपी सुविधाएं दी गई थी, यूपी ना जाना पड़े उसके लिए कुछ और मुकदमे दर्ज करवा करके उसको वही ट्रायल पे समय लिया जा रहा था। देखिए वो जेल में था, कानून अपना काम कर रहा था, और वीवीआईपी सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज भी अगर जेल की आप स्थिति देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं दूर क्यों जाती है? वहां देख लीजिए दिल्ली में क्या चल रहा था, मसाज भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो क्या जेल की व्यवस्था आप कहां तक उसको रोक पाएंगे जब आपने कोई? तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ रोपड़ जेल के अंदर वो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है, आप कांग्रेस सरकार को इससे अलग रखना चाहती हैं। ठीक है, विजय मिश्रा जी नेता बसपा हमारे साथ हैं, लौटेंगे प्रियंका जी, लौटेंगे प्रियंका जी, लौटेंगे। यू मेड योर पॉइंट। विजय मिश्रा हमारे साथ है, नेता बीएसपी। विजय मिश्रा जी, ये बताइए, आपने अनिला सिंह की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, ऐसे ही गुंडे माफियाओं का राज था, एक केस दर्ज कराते, दूसरा केस दर्ज कराते, तीसरा केस, सबको इतना उलझा देते कि चार्जशीट हो ही ना पाए, और ये सब कुछ सरकार और प्रशासन के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता। आरोपों के घेरे में बसपा सरकार भी। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता, जब वो अकेले में बैठती होंगी जरूर एक बार कहते होंगे कि शासन अगर कोई करता था तो मायावती जी करती थी, और आज वही पर पार्टी योगी जी कर रहे हैं, और ये अच्छा है। जनता ने उनको वोट दिया है, जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया तो इसीलिए दिया था कि सरकार आए, अपराध कम हो, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, छिनैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन अगर एक मुख्तार अंसारी को न्यायालय सजा मिली तो आज योगी सरकार उसको अपने ऊपर ले रही है, ये कहाँ तक उचित है? अरे सजा तब मानते हम कि जो आज पुलिस लूट घसोट करा रही है, पुलिस हत्या करवा रही है, आज सरकार नहीं देख रही है। एक मुख्तार अंसारी 10 साल की सजा पाता है, योगी सरकार, प्रमिला जी सब आज ताली बजाते हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे न्यायालय में इतने मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, उस पर क्यों उनका ध्यान नहीं जाता? गरीब आदमी जाता है, जनपद न्यायालय लौट आता है, तारीख लेके, तारीख पे तारीख चल रही है। अरे 10 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, 6 साल ये होने जा रहे हैं। एक मुख्तार अंसारी की सजा से क्या पूरी न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? आप न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना बिंदु रख सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह था कि मुख्तार अंसारी या उस जैसे बाहुबली या जिनका टेरर रहा हो, जिनकी दबंगई दूर दूर तक मशहूर रही हो, उनके मामले क्यों लंबित रह जाते हैं? मजबूत सरकार पैरवी क्यों नहीं कर पाती? मेरा सवाल ये था। हाँ, 26 साल लग गए, इसकी जद में सपा सरकार भी है, बसपा सरकार भी है। 26 साल की सरकार में ये भी सरकार में रहे हैं, और 5 साल फुल मेजोरिटी में प्रेजेंट बहुमत में रहे हैं। आज अगर न्यायालय ने इनको सजा दी है तो इसका मतलब ये नहीं योगी सरकार की देन है। आज न्यायपालिका, या तो इसको हम ये मान लें कि न्यायपालिका भी इनके अधीन हो गई, इनके इशारे पे चल रही है। अगर ये इस तरह उसका वाहवाही लूट रहे हैं, ये इनके उस पे चल रहा है, भाई न्याय पे तो सबको विश्वास है, बड़े-बड़े मुकदमे होते हैं। आप भी वही बात कह रहे हैं, सपा भी वही और कांग्रेस भी वही कि अगर कोर्ट ने सजा दी है मुख्तार अंसारी को तो इसका क्रेडिट बीजेपी सरकार ना ले, लेकिन जब ठीक है, लेकिन जब किसी आरोपी की पैरवी की जाती है उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल प्रदेश की सरकार या प्रोसिक्यूशन का रहता है, इसे समझने के लिए ओपी सिंह जी का रुख करते हैं, एक्स डीजीपी हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी, आप इस बात को समझाइए कि एक मजबूत पैरवी करना, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, कितना अहम रोल होता है इसका? दोनों आपस में जुड़े हैं क्या या नहीं? देखिए, इन सभी वक्ताओं को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि क्या स्थिति 2017 के पहले थी, माफियाओं का किस प्रकार राज चलता था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, क्राइम कंट्रोल की क्या स्थिति थी, और विमेन सेफ्टी के ऊपर क्या स्थिति थी। कॉम्युनल राइट्स हुआ करते थे, कॉम्युनल टेंशंस हुआ करते थे कई जिलों में, और अब स्थिति यह है कि माफियाओं पर न केवल शिकंजा कसा गया है बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो आपका मूल प्रश्न है उसका मैं आंसर दे दूं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत ही अहम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत अहम अंग है। मैं जानता हूं कि पुलिस की कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई, जुडिशरी की कार्रवाई सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, उससे मिली हुई है। आज का जो न्यायालय का जो कन्विक्शन है, आज जो उनका आदेश है वो सचमुच में न्यायालय का है, इसमें कोई किसी को कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट न्यायपालिका को। लेकिन इस चीज को भी नहीं भूलना है कि आफ्टर ऑल न्यायपालिका ने इतने सालों से क्यों नहीं दिया ये कन्विक्शन का काम? इसलिए नहीं दिया कि हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारी पैरवी जो है बहुत
लचर व्यवस्था थी। जैसा मैंने पहले कहा कि चार्जेस फ्रेम नहीं होते थे, विटनेसेस को मार दिया जाता था, उनको धमकी दिया जाता था। जो मुख्तार अंसारी का जो एक कन्विक्शन जो 2-3 महीने पहले हुआ था, उसमें 2003 में इन्होंने जेलर को धमकी दी थी और उसी के आधार पे गैंगस्टर एक्ट बना, गैंगस्टर गैंग्स की परिभाषा दी गई। बल्कि दूसरा जो लखनऊ का जो कन्विक्शन हुआ है उसमें तो माननीय उच्च न्यायालय ने गैंग चार्ट के आधार पर ये सजा सुनाई और उन्होंने ये इस बात को परिभाषित किया कि विटनेसेस को डर के मारे वो नहीं बोल सकते हैं और उस आधार पे कन्विक्शन दिया जाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें गैंग चार्ट पर ही सजा का बेसिस करना चाहिए। तो न्यायालय भी इस सब चीज को समझती है कि इफेक्टिव पैरवी होना कितना जरूरी है और चार्जेस फ्रेम जब तक नहीं होंगे, जब तक पैरवी नहीं होगी, तब तक कन्विक्शन नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना कि न्यायपालिका ही केवल दे देगी, इस बात की नहीं है। न्यायपालिका को मजबूती देने के लिए, उसको सप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत क्वालिटी दर्जे का हो, उसका प्रोसिक्यूशन बहुत इफेक्टिव हो, विटनेसेस जो है समय से आए, चार्जेस समय से फ्रेम हो, ट्रायल बहुत जल्दी शुरू हो और इन सब चीजों को देखने के बाद ही न्यायालय जो है कन्विक्शन दे सकता है। बिल्कुल, आपने पूरे विस्तार से समझा दिया कि आखिर जब पूरा प्रोसिक्यूशन होता है या पूरा मामला चलता है तो इसमें न्यायपालिका से लेकर पुलिस प्रशासन, सरकार, राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसका रोल कहां और कितना अहम हो जाता है। गौरव चाचरा जी, आप कह रहे थे कि सरकार इसका क्रेडिट ना ले। बिल्कुल, देखिए अभी जैसे पूर्व डीजीपी साहब ने भी कहा कि 17 से पहले बहुत ज़्यादा अपराधी वो थे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होती है, 2017 के बाद टेक्नोलॉजी बदली, आज फेसबुक का ज़माना, लाइव का ज़माना है, व्हाट्सएप लाइव का ज़माना, वीडियोज़ होती हैं। आज कहीं कोई कांड हो जाता है, कोई अपराध होता है, लोग वीडियो क्लिक करके वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, उस वीडियो के जरिए उस अपराधी की जांच होती है। इसमें सरकार कहाँ से आ गई? इसमें ज़्यादा महत्व टेक्नोलॉजी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फॉरेन से पढ़ के आए, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डायल 100 दिया था, पुलिस हेल्पलाइन, पुलिस इकोसिस्टम। लेकिन गौरव जी, मुख्तार अंसारी पर जब मामला दर्ज हुआ था, तब उस मुख्तार अंसारी पर जो मामला दर्ज हुआ था, जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं, जिसको बेस बना के, जिसमें 10 साल की सजा हुई है, तब तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब तो जो टेक्नोलॉजी थी, कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, स्टेप बाय स्टेप, गवाह थे, एक चीज को देखेंगे, सरकारें आई और गई। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वही बता रहा हूँ। कोर्ट किसी के हाथ में नहीं है, कोई कोर्ट किसी के हाथ में नहीं, किसी सरकार के हाथ में नहीं है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो उसके हिसाब से चले, सपा बसपा आएगी उसके हिसाब से चले, कांग्रेस है उसके हिसाब से। गवाहों की सुरक्षा तो गवाहों की सुनवाई के हिसाब से चलती है, सारा कुछ है। देखना पड़ता है कोर्ट को। इफ बट यस नो सारा कुछ देख के कोर्ट ने डिसीजन लिया। हाँ, एक अच्छी बात ये होगी कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार, क्रेडिट भी आप केवल कोर्ट को दे रहे हैं। दोनों तरह की बातें आप कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार थी, जो डिसीजन आया भाजपा की सरकार में। यही 2022 में हमारी सरकार हो जाती, आज दिसंबर में फैसला आता तो समाजवादी पार्टी में सरकार में ये फैसला आना। ठीक है, अनिला सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें सरकार का या प्रशासन का कोई रोल हो सकता है। केस में डिले हुआ तो भी न्यायपालिका जिम्मेदार, फैसला आ गया तो भी न्यायपालिका का ही क्रेडिट। देखिए, विपक्ष का एंडोर्समेंट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि 11 गवाहों ने जो अपनी गवाही दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही है, जिसकी वजह से मुख्तार अब्बास नकवी को सजा भी सुनाई गई है। तो जैसा आपने कहा आस्था जी, बिल्कुल ठीक कहा कि गवाहों के विषय में कहा आपने, पुलिसिंग के विषय में कहा, ये चीज विपक्ष को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि चाहे हम बीएसपी की बात कर लें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें और चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों को माफिया राज चाहिए। ये तो योगी सरकार है जिसने 1900 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जो है जब्त की है या ध्वस्त की है माफियाओं की। इन लोगों के समय कितना हुआ था? 2016 से लेकर अब तक की जो अपराध के आंकड़े हैं, चाहे हम इसकी बात कर लें, डकैती की बात कर लें, 70% कमी आई, लूट में जो है 70% कमी आई, हत्या में 30% कमी आई, बलात्कार में 52% की कमी आई। कुछ नहीं बोलेंगे। और एक बात और, प्रियंका जी ने पुलिस के लिए कहा कि रक्षक ही भक्षक है। मुझे घोर आपत्ति है ऐसे। आज भी अगर हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं तो ये हमारी पुलिस फोर्स की वजह से बैठे हुए हैं। किसी के ऊपर पूरी पुलिस फोर्स को ये कह देना कि ये भक्षक है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना भी है, गैर जिम्मेदाराना है पुलिस के लिए। हाँ ठीक है। प्रियंका जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब बाहुबलियों और दबंगों पर कार्रवाई की, एक मिनट आप लोग आपस में मत लड़िए, आपस में किसी की डेथ होती है तो ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। विपक्षी पार्टियों की तरफ से अक्सर कुछ नामों को लेकर चर्चा की जाती है, चुनावी मंचों से नेताओं के भाषण भी हैं ऑन रिकॉर्ड, कि जब नाम पढ़ करके उनका धर्म बता करके कहा जाता है कि देखो ये इस धर्म से है इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। ये क्या तरीका हुआ अपराधियों में धर्म देखने का? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, खास तौर पर इनके नाम लिए जाते हैं।
प्रियंका जी। देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बरेली में एक भाजपा नेता जो है मंच सजाते हैं, उस पर एक जो है माफिया साथ में बैठता है, तो ये मेरा माफिया हो जाता है और वो दूसरे का माफिया हो जाता है। मतलब अपराध और माफिया और क्रिमिनल ये सारे अपने और पराए। अगर इनके अंदर इतनी ही राजनीतिक इच्छा शक्ति है और इतनी ही शुचिता बची है, तो आज तक अजय मिश्रा टैनी अपने पद पर क्यों बने हुए? 22 साल पुराना केस उनके ऊपर चल रहा है, भड़काऊ भाषण वो दे रहे हैं, और यहाँ हम बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज जो न्यायालय ने निर्णय लिया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद के पोस्टर लगा दें। क्या मतलब है इस बात का? आपका काम है ये, जनता को सुरक्षा देना आपका काम है। अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ होती है, प्रियंका जी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे ये बताइए। ठीक है प्रियंका जी, मूल सवाल से भटक गई आप। मेरा सवाल ये था कि जब अतीक अहमद पर कार्रवाई होती है, जब मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होती है, तो इसे क्यों आप एक धर्म विशेष के खिलाफ युद्ध के तौर पर चुनावी मंचों से ऐलान किया करते हैं? जाति और धर्म में तोलने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जो जाति धर्म में विश्वास नहीं तो आप मानते हैं कि अपराधी अगर मुख्तार अंसारी साबित होगा उस पर कार्रवाई होती है, वो सही है? अपराधी अगर अतीक अहमद साबित होगा तो कार्रवाई होती है, वो सही है? विपक्ष का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का कोई नेता मंच से ये नहीं कहेगा कि मुसलमान खतरे में है, चुन चुन कर कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाँ, महंगाई पे बात करती है, बेरोजगारी पे बात करती है, महिला सुरक्षा पे बात करती है, उन छोटे व्यापारियों पे बात करती है। ऐसे ही नहीं इतना बड़ा अर्थशास्त्री राहुल गांधी जी के साथ चल पड़ा। ठीक है, क्योंकि प्रियंका जी, ठीक है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें आपको समर्थन मिल रहा है, अलग अलग लोग आपके साथ आकर जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 2024 के लिए सभी पार्टियां अपनी किसी न किसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने कवायदों के बाद भी मंच से खड़े होकर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का धर्म क्यों बताना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि देखो मुसलमान खतरे में, इनको चुनकर टारगेट किया जा रहा है? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आपसे, और उसके बाद यही सवाल गौरव चाचड़ा से और फिर यही विजय जी से। तो ये किसने बताया? भाषण है विपक्षी नेताओं के मंचों से चुनावी सभाओं के दौरान कि देखिए मुसलमान खतरे में है। मुझसे पूछिए ना। हाँ। मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया कि कांग्रेस पार्टी इन चीजों पे विश्वास ही नहीं करती। वो भारत जोड़ने की यात्रा कर रही है और वो ये कहेगी कि हिंदू और मुसलमान क्रिमिनल होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा क्रिमिनल होता है, हिंदू हो या मुसलमान। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात साफ कर दी। गौरव चाचड़ा जी, सही बात है, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हाँ। अगर क्रिमिनल है, कोर्ट ने उसको सजा दी है तो सजा उसको सही होने में दी है, उसको सजा होनी चाहिए। इसका सब समर्थन देते हैं कोर्ट के फैसले का। ठीक है, विजय जी। कोर्ट पे मुझे विश्वास है और जिसके साथ जो भी अपराधी है उसको अगर सजा मिलती है, ये कोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात है और प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है। और सरकार की जहां तक बात है, हमने सरकार को पूरे प्रदेश ने बहुमत दिया है, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए। अगर सरकार इसमें विफल है तो इस सरकार का कोई मतलब नहीं। पहली प्राथमिकता सुरक्षा की होती है, इसलिए सरकार जनता पे एहसान नहीं कर रही है। तो मतलब आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार ने कोई सुरक्षा का माहौल बनाया है? बाहुबलियों पर और दबंगों पर जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई हो या कानूनी लड़ाई के माध्यम से कार्रवाई हो, सख्त संदेश जा रहा है, क्या आप ये मानते हैं? आस्था जी, अगर आपको चैनल बैठाया गया तो आप चैनल के हित की ही बात करेंगी। उसी तरह अगर सरकार को प्रदेश की जनता ने बैठाया है तो अपनी सुरक्षा की बात करेगा। अगर ये सुरक्षा दे रहे हैं, इसमें इनका कोई एहसान नहीं है, इनका ये कर्तव्य है। आप मान रहे हैं कि सुरक्षा दे रहे हैं? दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ। जो इनसे बन पड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी लूट घसोट बलात्कार हो रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो ये इनका फर्ज है, कर्तव्य है। कहीं बात बिगड़े तो उसमें फिर जाति, धर्म, तमाम एंगल निकले या ना निकले, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का महाबहस में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी सरकार में, क्या योगी राज में बाहुबलियों और दबंगों की खैर नहीं? उत्तर प्रदेश में अपराध कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, कार्रवाई मजबूती से की जाएगी ताकि समाज में ये संदेश जाए कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही किसी को डरा धमका के खौफ में रखता हुआ ना आया हो, लेकिन सरकार, प्रशासन और पुलिस यदि चाहे और ईमानदारी से मजबूत पैरवी करे तो सबूत गवाह चाहे 26 साल पुराने हो या 36 साल पुराने,
कोई भी केस कानूनी लड़ाई के माध्यम से अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि अपराधी कोई भी साबित हुआ है तो उसमें कोई भी दल जाति और धर्म का चश्मा लगा करके उसको ना देखे और चुनावी सभाओं में भाषणों के दौरान इसका इस्तेमाल ना करे। महाबेस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं हमारा खास शो एनकाउंटर।